वेलकम एवरीवन टू आवर लास्ट वीडियो ऑन चैप्टर रैशनल नंबर्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने इस चैप्टर के शुरू के तीनों वीडियोस जो इससे पहले आ चुके हैं उनको आपने देख लिया है और अब आप रैशनल और इरैशनल नंबर्स का डिफरेंस जान चुके हैं, प्लस आप ये भी जानते हैं कि दोनों की क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Now first revise some of the most important algebraic formulas which you have already read in class 8th, but still we are discussing them because हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने क्लास 8th में जो भी पढ़ा है वो आप भूल चुके हैं, इसलिए हम इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, पावर में जो लिखा होता है, अगर 2 लिखा है तो उसे स्क्वायर पढ़ते हैं और अगर 3 लिखा हुआ है पावर में तो उसे हम क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर a प्लस बी है यानी दोनों अलग हैं। अगर दोनों नंबर्स ये और ये वाले सेम होते तो उसको a प्लस ए लिखा जा सकता था ना। हम a प्लस बी इसीलिए लिख रहे हैं ताकि ये दर्शा रहे हैं इससे हम कि ये दोनों डिजिट्स अलग हैं। अब यहाँ पर नंबर भी आ सकते हैं आपके 1 2 3, या आपके रूट में भी इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं और आपके वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड। किसी की भी वैल्यू आप यहाँ रख दें, अगर दो हैं उनको, दो नंबर्स हैं कुछ भी या दो डिजिट्स हैं उनको आप जोड़ रहे हैं और उसको आप होल स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर होता तो ये क्या होगा। देखो, ऐसे तो हमें पता है कि 2 प्लस 3 इज 5 एंड 5 का होल स्क्वायर इज 25, बट हमने ये इजी नंबर्स इसलिए लिए हैं ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए एक बार कि इसका कैसे एप्लीकेशन है। देखिए, अगर ये है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या था हमारा 2 और b क्या है 3। अब इसको आप ऐड कीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 is 12। नाउ 4 प्लस 9 इज 13 एंड 13 प्लस 12 इज 25। तो अब देखिए आंसर यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 आ गया। इसी तरह से कोई नंबर है अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो उसका फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा देखिए, यहाँ पर प्लस था तो सब कुछ प्लस में चल रहा था, यहाँ पर ये माइनस है, ऑपरेटर माइनस का है तो क्या होगा, माइनस किसके पास है बेटा, b के पास है ना, तो b के लिए माइनस लगेगा हर जगह फॉर्मूला में। इधर भी आपके प्लस ही है तो इधर भी प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर b के लिए माइनस है। तो आप में से कुछ सोचो कि भाई यहाँ क्यों प्लस आ गया। देखिए, b की जो भी वैल्यू हो उसका होल स्क्वायर करना है, यानी क्या हो जाएगा माइनस बी इंटू माइनस बी। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और b इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर आपका प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर माइनस 2ab इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2, ए के पास क्या है प्लस ए और बी के पास क्या है माइनस बी है ना, तो ये क्या हो गया प्लस इंटू प्लस इज प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो इसलिए ये बन गया माइनस 2ab और इसी वजह से यहाँ पर माइनस आया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको रैशनल नंबर्स में हेल्प करेगा वो है a प्लस बी ए माइनस बी। इसमें क्या बता रहा है कि अगर कोई दो नंबर हैं, एक बार उनके बीच में प्लस लग रहा है और एक बार माइनस लग रहा है, जैसे कि यही ले लेते हैं 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1। अगर इनको आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखिए 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2 माइनस 1 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूला से करते तो क्या होता, ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम कैसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या था हमारा 2 और b क्या था 1, 2 का होल स्क्वायर इज 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1, ये आंसर क्या आया 3। देखिए यहाँ भी 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया। आपको अभी छोटी वैल्यूज लेके बेटा इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, उसके बाद इसको हम अनगिनत जगहों पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी।
यहाँ पे समझिए बेटा कि a प्लस बी का होल क्यूब है, बीच में प्लस है तो हर जगह प्लस चल रहा है। यहाँ पर लेकिन माइनस है, क्योंकि यहाँ b के सामने माइनस है, इसलिए हर जगह b के आगे माइनस चलेगा। आप में से कुछ कहोगे सर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर तो ये वाला आपने प्लस कर दिया था सर। अब बेटा देखिए, बी ए प्लस बी के होल क्यूब में यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, इसलिए पूरे फॉर्मूला में हर जगह b के आगे माइनस चल रहा है। आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हो सर यहाँ b माइनस हो गया और वही चीज यहाँ पर थी, ये माइनस था बीच में तो आपने यहाँ प्लस कर दिया था, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर था ना, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था। माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो गया आपका, प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बेटा क्यूब है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और ये बी स्क्वायर हो गया। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, b और b क्या हुआ आपका, b क्यूब हो गया। b ये स्क्वायर था, ये 1 है तो ये क्यूब हो गया, लेकिन ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए ये माइनस बी क्यूब आ गया। सिमिलरली यहाँ पर कोई स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, तो ये तो सिंपल प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इसलिए माइनस आ गया, क्योंकि b के पास माइनस था, और यहाँ a माइनस बी यहीं से कैरी करके लिख दिया गया। अभी कुछ याद आ गया होगा आपको। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये सारे फॉर्मूले आपको एकदम बाय हार्ट याद हों हमेशा। धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको इजीली कंसेप्चुअलाइज हो जाएंगे और आप बड़ी आसानी से इनको, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से इनको यूज कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर दो रेडिकल्स अंडर रूट के अंदर है तो उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी, यानी कि ए एक अलग नंबर होगा, बी एक अलग होगा, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ये डॉट का सिंबल उन्हें मल्टीप्लाई के लिए सिंबलाइज किया है हमने यहाँ पे। तो अगर दो हैं तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी। क्यों, ये सिर्फ एक अंडर रूट था ना, जब यहाँ पे ध्यान रहे कुछ नहीं लिखा होता तो वैल्यू होती है 2, यानी स्क्वायर रूट है। अब अगर यहाँ पे लिखा होता क्यूब रूट ए बी तो ये क्या हो जाता, क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी। ठीक है, बट इस केस में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये भी सिंपल रूट ए इंटू रूट बी हो गए। अगर उसी तरह लिखा हो रूट ए बाई बी तो हम फिर लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं। यहां पर रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी है, इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ये कैसे आ गया, देखिए बेटा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए, इसका होल स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है, रूट बी, इसका होल स्क्वायर। रूट ए का होल स्क्वायर क्या हुआ आपका, ए, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए इज ए। अगेन रूट बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, बी, तो ये आ गया a माइनस बी, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रूट ए प्लस बी रूट सी प्लस डी, इसका क्या होगा। देखिए यहां पर जब आप पढ़ रहे थे तो सेम नंबर थे, रूट ए था रूट बी था, दूसरे ब्रैकेट में भी रूट ए रूट बी ही था। यहां पर अलग अलग है, रूट ए रूट बी रूट सी रूट डी, चारों अलग अलग है। प्लस इनके बीच में जो ये एल्जेब्रिक ऑपरेटर है, ये प्लस है एक बार और एक बार माइनस है, लेकिन इस केस में दोनों प्लस हैं। तो क्या होगा, एक बार इस ए से हम इस सी को करेंगे, उसी फिर एक बार इस ए से इस डी को करेंगे, फिर एक बार बी से इसको करेंगे, फिर एक बार बी से इसको करेंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म से पहले टर्म, फिर दूसरे टर्म को करेंगे दूसरे ब्रैकेट के, फिर पहले ब्रैकेट के दूसरे टर्म से दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म, फिर दूसरे टर्म को करेंगे। इस तरह से सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो देखिए a और c, जब ये रूट a को रूट c से आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, रूट ए सी। फिर ये ऑपरेटर प्लस है इसलिए आ गया यहाँ पर प्लस, रूट ए इंटू रूट डी इज रूट ए डी। फिर रूट बी इंटू रूट सी, ये ऑपरेटर प्लस है, आ गया प्लस, रूट बी इंटू रूट सी इज रूट बी सी, और यहां पर फिर प्लस है इसलिए ऑपरेटर यहां भी आ गया प्लस, रूट बी इंटू रूट डी इज रूट बी डी। अगेन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है यहाँ पर, रूट ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया a। b क्या है, रूट बी, तो रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे, आ गया b। और 2ab, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए इंटू रूट बी को हमने यहाँ एक साथ क्या लिख दिया, रूट ए बी, जो यहाँ पर अभी हमने समझा था ये फर्स्ट वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं
कि यदि कोई दो नंबर्स हो, एक रैशनल और एक इरैशनल, दोनों अलग अलग हैं, एक रैशनल है और एक इरैशनल है, अगर इन दो नंबर्स में कोई अलजेब्रिक ऑपरेटर लगता है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो रैशनल होगा कि इरैशनल होगा, उसको समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल। मतलब चाहे जोड़ें या हम माइनस कर रहे हो या घटा रहे हो एक रैशनल नंबर को दूसरे इरैशनल, अब एक रैशनल नंबर मान लेते हैं 2 और दूसरा इरैशनल नंबर मान लेते हैं, चलिए ले लेते हैं √3। अब अगर हम इसको प्लस करेंगे, पहला केस ले लेते हैं ये एडिशन का, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 + √3, यही रहेगा। तो ये आंसर क्या है, ये बट ऑब्वियसली इरैशनल है। उसी तरह से अगर यहां पर हम माइनस कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, अगेन जो आंसर आया वो इरैशनल ही रहा। तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि द सम और डिफरेंस, चाहे जोड़िए या घटाइए एक इरैशनल नंबर और दूसरे रैशनल नंबर को, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इरैशनल ही रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरैशनल नंबर इज इरैशनल। कह रहा है कि अगर एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर, अगेन आप ले लीजिए, लेकिन जो रैशनल नंबर होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर ऐसा क्यों मेंशन कर रहा है, जबकि यहां पर उसने कुछ नहीं मेंशन किया था, क्योंकि बेटा यहां पे प्रोडक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है। तो ये जो डिवाइड है ना और मल्टीप्लाई, इसमें अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया और मल्टीप्लिकेशन में अगर एक बार जीरो मिल गया तो आंसर जीरो हो जाएगा, और डिवाइड में अगर नीचे जीरो आ गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसलिए कह रहा है नॉन जीरो रैशनल नंबर लीजिएगा। तो अगर किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का आप प्रोडक्ट निकालें या उसका क्वोशिएंट यानी कि डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा वो इरैशनल ही आएगा। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 2 इंटू √3, अगेन हम एग्जाम्पल सेम लेके चलेंगे दोनों नंबर्स का, ठीक है। 2 इंटू √3 किया तो क्या आंसर आएगा, 2√3, ये एक इरैशनल नंबर है। अगर आपने 2 डिवाइडेड बाय √3 किया, अगेन ये एक इरैशनल नंबर है। तो यही चीज ये पॉइंट नंबर 2 आपको बता रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल नंबर्स, यहां पर क्या आप बोल रहा है, दोनों ही इरैशनल नंबर हो। पहले दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में आपको एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर था, लेकिन तीसरे वाले केस में दोनों नंबर्स अगर इरैशनल हैं, तो कह रहा है अगर आप ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, चाहे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दो इरैशनल नंबर्स को, तो आंसर या तो रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इससे क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। देखिए रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कह रहा है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, इरैशनल है। अगर रैशनली होता तो उसको रैशनलाइज करने की जरूरत ना पड़ती। रैशनलाइज का मतलब है कि आप डिनोमिनेटर को रैशनल बना दीजिए। तो क्योंकि ये रैशनल है नहीं, इसलिए कह रहा है बना दीजिए। अब बनाने को तो हम बना दें, लेकिन हमको इस तरह से बनाना है कि जो क्वेश्चन है उसका अपना मीनिंग ना चेंज हो जाए। तो रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, आप ये समझ गए। अब हमें समझना है कि हम रैशनलाइज करते क्यों हैं। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ 1/√2 इसका आंसर क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे बिना कैलकुलेटर के। सिमिलरली अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि 2/√3 क्या होगा, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास ये 1/2 होता या 2/3 होता, तो इन दोनों को आप बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते थे ना, इनके डिनोमिनेटर्स आप सेम कर देते। अब हम समझते हैं कि जब हमसे कहता है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ऐसा करना क्यों है, कोई वजह तो होगी ना कि जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं या ये सीख रहे हैं। तो आखिर हम करना क्यों चाहते हैं, तो समझिए बेटा कि वी आर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जस्ट टू मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी। और ये होगा कैसे, अगर डिनोमिनेटर रैशनल बन जाए। अगर मैं आपसे कहता कि 3/2 है, तो आप बता सकते हो बड़ा इजीली कि ये 1.5 है। लेकिन वहीं अगर आपसे 3/√2 कह दूं, तो आप इसकी वैल्यू नहीं बता सकते बिना कैलकुलेटर के। और ये सिर्फ एक केस है, ऐसे कई कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आएंगी उसमें आपको और दिक्कत होगी। अभी ये एक टर्म है, अभी मैं अगर 2-3 टर्म कर दूं कि 3/2 + √5, तब क्या करोगे,
तब तो और दिक्कत हो गया। तो इन चीज़ों को सिंपल करने के लिए कि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर रहे, उसके लिए हमने इर्रेशनल को हटाने की तरीका निकाला, जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और यही वजह है जिसकी वजह से हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन लिखा है 1/√2, देखिए एक चीज समझिएगा कि अगर 3/5 लिखा है, इसको आपने ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 4 से कर दिया। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए नीचे भी मल्टीप्लाई ही करेंगे, और किससे करेंगे? सेम नंबर से, 4 से। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? 12/20। ये आपने कहीं पढ़ा है? ध्यान कीजिए। एग्जैक्टली आपने ये पढ़ा था जब आप इक्विवेलेंट नंबर्स पढ़ रहे थे। तो दोबारा से 12/20 आपका 3/5 बन जाएगा कि 4 3 सा अगेन 4 5 सा। तो आपने सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आपका इक्विवेलेंट नंबर बन रहा है। 12/20 जो है वो आपका कैसा नंबर है? इक्विवेलेंट नंबर बन रहा है 3/5 के। तो यहां पर आपने क्या किया? सेम नंबर से या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। वही चीज रैशनलाइज करने के लिए हम करेंगे कि या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे। यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो आपका डिनोमिनेटर है ना बेटा, उसी से आप मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर क्या है? 1/√2, डिनोमिनेटर क्या है? √2, तो √2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से ही नीचे मल्टीप्लाई। अब देखिए तो ये क्या बन जाएगा? 1 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू √2। ये क्या बना? 1 इंटू √2 इज 2 √2 एंड √2 इंटू √2 इज 2। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में आपका रैशनल नंबर आ गया। यही तरीका है रैशनलाइज करने का। और हम रैशनलाइज क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने दिए हुए नंबर को इजी बनाने के लिए, ताकि उसको समझने में हमको आसानी रहे और कोई भी ऑपरेशन करने में हमें इजी रहे, इसलिए हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही वजह है। ठीक है, तो अब आप समझ गए रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या होता है, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आपको जो भी नंबर मिल रहे थे उसमें डिनोमिनेटर अलग था भाई, डिनोमिनेटर सिंगल टर्म था। यहाँ पर दो टर्म है। अब दो टर्म है तो बीच में एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन आ रहा है। ये देखो यहाँ पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन माइनस है, कहीं पे प्लस हो सकता है। ठीक है, तो तब क्या करेंगे? जब ऐसा केस हो कि डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हो, उसमें क्या रैशनलाइज करेंगे बेटा? उस समय क्या करेंगे हम? ध्यान रहे एक टर्म आएगा कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के कई मीनिंग्स होते हैं, डिक्शनरी में ढूंढोगे आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन हम कॉन्जुगेट पढ़ेंगे जो मैथ्स के हिसाब से जरूरी है, या मैथ्स में कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट is formed by changing the sign between two terms in a binomial। अब ये बाइनोमियल क्या होता है अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस में। यहां जान लो एक से ज्यादा टर्म्स। ठीक है, तो मैथ्स में कॉन्जुगेट कैसे बनता है? दो टर्म्स के बीच में जो साइन है उसको बदल देने से। यहां पर साइन क्या है? माइनस है, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस √5। ठीक है, ये अब √3 प्लस √5 क्या हो गया? √3 माइनस √5 का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, जैसे यहां लिखा भी है कि एग्जाम्पल है कि कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस वाई इज x माइनस वाई। बस बीच में आप साइन चेंज कर रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। अगेन हम क्या करते हैं? हमने सीखा है कि हम रैशनलाइज करना हो जब डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है किन्हीं दो टर्म्स के बीच का साइन बदल देना। और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट से। हर जगह हम डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यदि एक से ज्यादा टर्म है तो उनका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब साइन बदल देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या हुआ? √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। ये क्या हो जाएगा? 5 एक बार √3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हुआ? 5√3 प्लस 5√5 अपॉन ये a माइनस बी और a प्लस बी है। आपने अभी समझा है कि a प्लस बी और a माइनस बी को हम कैसे लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भले आप a माइनस बी को पहले लिख लें और a प्लस बी को बाद में लिख लें, बात सेम रहेगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का
होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, 5√3 प्लस 5√5 अपॉन 3 - 5। 3 - 5 √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3, और √5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5। अब क्या लिखेंगे, 5√3 प्लस 5√5 अपॉन -2। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 5 कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 अपॉन -2, और माइनस ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2 इंटू √3 प्लस √5। यही हो गया आपका आंसर। और आंसर में आप देख सकते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज 2 विच इज अ रैशनल नंबर। तो अब आपने रैशनलाइज कर दिया है डिनोमिनेटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस केस में कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट क्या आ गया, √7 - 2 इंटू √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। ये क्या बना, √7 प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। √7 का होल स्क्वायर इज 7 एंड 2 का होल स्क्वायर इज 4। a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये क्या बना, √7 प्लस 2 अपॉन 3। यही हो गया आपका आंसर। तो अब आप समझ गए कि जब भी न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म्स हों तो उसको हमको कैसे रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। उस केस में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। और कॉन्जुगेट कैसे बनता है, जो भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स के बीच में साइन है उसको चेंज करें। अगर कहीं आपको डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स दे दिए जाएं तो आप पेयर बना लीजिएगा, कोई एक 2 टर्म्स का पेयर बन जाएगा और एक सिंगल पेयर रहेगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, उसको यहाँ एक बार और देख लेते हैं। इसमें कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जैसे कि बेस, पावर, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रेज टू द पावर। चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे इस यहां पर a रेज टू द पावर m है, बेस क्या है a है और उसकी पावर क्या है m है। यहां पर क्या है, बेस a है, रेज टू द पावर n उसकी पावर है। जब भी दो सेम बेस, यहाँ पे बेस सेम है ना, a है, कि डिफरेंट पावर्स हैं और मल्टीप्लाई में है, ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब अगर दो सिमिलर बेस की अलग अलग पावर्स हैं तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, बेस को एक बार लिखा और उन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई में है। a रेज टू द पावर mn, ब्रैकेट में m है और बाहर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, mn, या ब्रैकेट हट जाएगा तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ध्यान रहे अगर बेस की पावर m है और एक सेम बेस की पावर एक बार n है, वो मल्टीप्लाई हो रही है तो वो ऐड हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो ये मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि अलग अलग बेस नहीं है ना, यहाँ पर सेम बेस की पावर की बात हो रही है। अगर सेम बेस की अलग अलग पावर्स के साथ वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो वो कैसे लिखे जाएंगे, उनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। देखो ये तो प्लस ही रहेगा, m ऊपर ही था, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर था वो a की पावर n है, यानी पावर क्या है n। अब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो नीचे प्लस में थी तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n को हम कैसे लिखेंगे, a की पावर m माइनस n। अगर डिफरेंट बेस है लेकिन पावर सेम है, पहले केस में हमने क्या देखा था, सेम बेस थे लेकिन पावर डिफरेंट थी। यहाँ क्या देख रहे हैं कि बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, और यहाँ पर बेस सेम थे पावर डिफरेंट थी, उल्टा हो गया। ऐसा होगा कि a की पावर m इंटू बी की पावर n, तो ऊपर क्या हो गया था, आप यहाँ पे देखिए पावर्स ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर आप लिख सकते हैं। a की पावर m इंटू बी की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m होल पावर m, यानी a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि किसी भी बेस की अगर पावर 0 होती है तो वो क्या बन जाएगा, तुरंत 1 हो जाएगा। 1 अपॉन a की पावर n को हम लिखेंगे a
रेज टू द पावर माइनस एन। देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है ना ए की पावर एन, ये अगर न्यूमरेटर जाएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, बेस का साइन नहीं चेंज होगा, पावर की साइन चेंज होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा ए रेज टू द पावर माइनस एन। चलिए अब जो भी ये हमने पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। देखिए ये क्या है, 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3। अभी यहाँ पर आप देखिए पावर, ये जो बेस है ये सेम है, बेस सेम है ना, और जो पावर है वो डिफरेंट है। तो सेम बेस होता है तब क्या करते हैं हम, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एलसीएम में डिनोमिनेटर में दोनों 3 हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 = 3, 3/3 ये कैंसल आउट हो गए। तो आंसर क्या आया, 2 रेज टू द पावर 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो पावर क्या है 1, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बेसिस डिफरेंट है, यहाँ पर बेस सेम थे, इस केस में क्या है, बेस डिफरेंट है। अगर याद ना आ रहा हो तो अभी पॉज करके वीडियो को आप बैक जाके देख लीजिए, बट कोशिश कीजिए कि वो सारे फॉर्मूले आपको याद रहें वरना आपसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। अभी मैंने तुरंत समझा है इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि वीडियो को पॉज करके पीछे जाके आप देख लें एक बार। अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है उस केस में हम क्या करते हैं, 13 इंटू 17 रेज टू द होल पावर 1/5। ना आपने ध्यान दिया हो तो वहां आपने देखा होगा कि a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m, सेम बेसिस डिफरेंट थे लेकिन पावर सेम थी। उस केस में हम क्या कर रहे थे, ए बी की रेज टू द पावर m। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 इंटू 17 रेज टू द पावर 15। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए बेटा इसको करने का एक और तरीका इजी है कि 13 को आपको 17 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेटा इसको करने का एक इजी तरीका है कि आपको 13 से 17 को मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली इसका मतलब तो यही है ना कि 13 टाइम्स 17 को ऐड करिए या 17 टाइम्स 13 को ऐड कीजिए। तो अब इसको हम सिंपल कैसे बना सकते हैं, हम क्या करेंगे, 13 की जगह इसको स्प्लिट कर लेते हैं, चाहे किसी को भी आप चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं। 10 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 17, 10 इंटू 17 170 और 3 इंटू 17 अब आप इजीली कर सकते हो कि भाई 3 7 21 और यहाँ पे ये तो ये 51 आ गया। 170 में आपने 30 जोड़ा, 200, 21 221 आ गया आपका रेज टू द पावर 1/5। यही आपका आंसर होगा। अब आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बट इन केस अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बेझिझक उसको कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी क्लास के ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर जिस दिन हम गूगल मीट पे मीट करते हैं उस दिन आप हमसे इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।